नमस्कार साथियों, मैं वीरेंद्र कुमार डिक्सेना पाथ IAS एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में ACF का पेपर हुआ है, जिसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ ही जो लैंग्वेज है और हिंदी जो भाषा है उससे प्रश्न जो पूछे हैं उन पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले चलते हैं हिंदी वाले जो पोर्शन में, जहाँ से हिंदी जो भाषा है वहाँ से प्रश्न पूछे हुए हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न हमारा है, पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। यहाँ पर जो शब्द दिए हैं उसके शब्दों को पहचानना है कि इनमें से कौन सा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, पहला ऑप्शन में दिया है मूछ, दूसरा है कान, तीसरा है पेट और चौथा है गर्भ। ठीक है, तो स्त्रीलिंग पहचानने के लिए मैंने कुछ ट्रिकें बताई थी और समझाया भी था कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग से हमें स्त्रीलिंग जब जाना है या पहचानना है तो सर्वनाम, उस शब्द के पहले सर्वनाम लगा करके उसकी स्त्रीलिंग को पहचाना जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर यहाँ पर स्त्रीलिंग समझने के लिए या पहचानने के लिए अगर हम मेरा या मेरी सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर आसानी से इस प्रश्न का उत्तर सामने आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखेंगे तो मेरा मुछ लगाने से, या मेरा कान, मेरा पेट या मेरा गर्भ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरा से, देखिए मेरा मुछ नहीं होता है, मेरी मुछ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा मेरी मुछ, मुछ जो होगा वो स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे मेरा कान, मेरा पेट और मेरा गर्भ, गर्भ जो धारण किया ऐसा वर्ड आता है, तब यहाँ पर गर्भ जो शब्द होगा वो पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द में आपका मुछ सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ युद्ध में शहीद होना या युद्ध में शहीद होना है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस मुहावरे का अर्थ युद्ध में शहीद होना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ईंट का जवाब पत्थर से देना। ठीक है, ये नहीं होगा। खेत रहना, युद्ध में शहीद होना मतलब होता है खेत रहना, ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला है हमारा, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करते हुए इसे 4 कालों में बांटा है तथा सबकी अलग अलग समय सीमा जो है निर्धारण की गई है। ठीक है, इनके द्वारा प्रस्तावित 4 काल थे, आदिकाल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल, आधुनिक काल, और इनमें से किस काल को उन्होंने रीति काल का नाम से अभिहित किया था। मतलब उसको यह पूछा जा रहा है कि जो रामचंद्र शुक्ल जो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो काल विभाजन किया है, उस काल विभाजन में जो 4 भागों में जो बटा है उसमें से किसको रीति काल कहा है, यहाँ पर प्रश्न पूछा है। ठीक है, देखिए मध्यकाल, पूर्व मध्य काल है, पूर्व मध्य काल है 75 से आपका 70 तक। ठीक है, तो इसको है। एक है आपका उत्तर मध्यकाल। ठीक है, उत्तर मध्यकाल के जो समय सीमा है उसको कहा गया है रीतिकाल। ठीक है, रीतिकाल याद रखिएगा, उत्तर मध्यकाल के समय को कहा गया है। आपका उत्तर सी होगा इसमें। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। जो वाक्य दिए हैं उनमें से हमें शुद्ध वाक्य को हमें पहचानना है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि पहला जो शब्द है वो कहता है कि राम जी सीता से शादी किए थे। ठीक है, राम जी ने होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर ने नहीं होने की वजह से ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा
राम जी सीता से शादी की थी। देखिए राम जी सीता से शादी कर रहे हैं, तो यहाँ पर की नहीं होगा, यहाँ पर किया होगा। किया था होगा, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। राम जी और सीता जी शादी किए थे, ठीक है। राम जी और सीता जी शादी किए थे, ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि राम जी और सीता जी के शादी किया यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है। राम जी ने सीता से शादी की थी, ये हमारा जो वाक्य है वही हमारा क्या है, शुद्ध है। राम जी ने सीता से शादी की थी, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा याद रखिएगा, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न दिया है कि यहाँ पर अनासक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर संधि विच्छेद से प्रश्न पूछा है कि अनासक्त जो है वहाँ पर किस संधि का सही, इसका कहना चाहिए सही विच्छेदन होगा, कौन सा सही विच्छेदन होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर अनासक्त कहने से नहीं होगा, क्योंकि न के अंदर में आ छुपा हुआ है और श और आ और श का मेल कहीं नहीं होता है संधि में, ठीक है। मतलब कहना चाहिए संधि की बात हो रही तो अ और श का मेल नहीं होगा, ठीक है। अन और अशक्त, अगर मैं अन और शक्त को देखूं तो यहाँ पर भी देखिए इसमें अ स्वर जो है निकला हुआ है और इसमें अ है, तो अगर मैं इसको पूर्ण रूप से लिखूंगा तो अनशक्त होगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। अन्न धन आशक्त, ये हमारा ऑप्शन है। तो अन्न देखिए अगर न में आ मिला दूं तो पूरा न बनेगा, क्योंकि यहाँ पर स्वर नहीं है, लेकिन यहाँ पर आ स्वर मिलने से वो अनाशक्त हो जाएगा, इसलिए अनाशक्त जो होगा ये हमारा अनासक्त हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर अन और आसक्त दिया है, तो यहाँ पर देखिए पूरा ना भी है और आ भी है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा ना और आ मिल करके नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा अन धन आशक्त जो होगा वो क्या होगा, ये संधि होगा, ठीक है। हमारा शुद्ध रूप होगा और यही संधि का सही विच्छेदन होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि सूची एक में समासिक पद हैं, सूची एक में समासिक पद हैं, सूची दो में संबंधित समास के नाम दिए हैं, ठीक है। ये सही संबंध जोड़ने वाला है, ये कहना चाहिए सूची एक दिया है और सूची दो दिया है, इन सूचियों को हमें मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि सूची एक में क्या दिए हुए हैं, समासिक पद का नाम दिए हुए हैं और दूसरे में दिए हैं समास के नाम, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो देखिए ऑप्शन ये बहुत सरल रहता है, इस प्रकार का प्रश्न जो होता है, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि आप इनमें से किस समास के बारे में आप जानते हैं, ठीक है। तो सबसे आसान जो है वो है घर द्वार, घर और द्वार, ठीक है। ये सीधे सीधे कहाँ कर रहा है, द्वंद्व समास को। अब ऑप्शन में देख लीजिए द्वंद्व समास मतलब डी का दो होना चाहिए, तो डी का दो ये है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। वैसे भी देखते हैं घर और द्वार, घर और द्वार जो है, घर और द्वार का अलग अलग महत्व होता है, ठीक है। इसलिए ये जो है द्वंद्व समास होते हैं, एक दूसरे के द्वंद्व होते हैं, ठीक है। दूसरा है घर द्वार, यहाँ पर देखिए घर द्वार, घर घर जो शब्द है यहाँ पर दूसरा दिया है घर घर। तो घर घर में देखेंगे तो घर घर जो शब्द है वो द्विरुक्ति शब्द है, मतलब इस शब्द का दो बार प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर जो द्विरुक्ति शब्द होता है वो हमेशा क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। गजानंद, ठीक है, गजानंद के बारे में हम जानते हैं, लंबोदर गजानन, ठीक है। तो वो किसके समान है, बहुब्रीहि में आएगा और सिंह द्वार जो होगा वो कर्मधारय में आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा।
चलिए अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि कुछ शोधकर्ताओं ने हिंदी को पुरानी हिंदी या अवहट नाम से अभिहित किया है। हिंदी जो है, जो प्राचीन हिंदी है, उसको अवहट नाम से क्या किया गया है, उसको पुकारा गया है या अभिहित किया गया है। ठीक है, इस अवहट के उद्भव का सही क्रम क्या है। ठीक है, सही क्रम के बारे में यहाँ पर पूछा हुआ है। तो हमने क्लास में भी हमने अटेंड किए थे, तो उसमें बताया था कि संस्कृत जो है प्रथम भाषा थी। जब वैदिक काल का जब युग चल रहा था, तो उस समय संस्कृत, लौकिक और वैदिक संस्कृत का उद्भव हुआ था, उस भाषाओं का विकास हुआ था। ठीक है, उसके बाद जैसे ही मध्यकाल में प्रवेश करते हैं तो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश की भाषा क्या हुआ था, उभर करके या उनका विकास हुआ था, सामने आया था। ठीक है, और अपभ्रंश से ही अवहट की क्या होना चाहिए, उत्पत्ति हुआ था। तो यहाँ पर याद रखिएगा, संस्कृत हमारी पहली होनी चाहिए, दूसरा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट, यही हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया है कि नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही हैं। वर्तनी का प्रश्न है ये, वर्तनी की दृष्टि से क्या है, सही है, और जबकि एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है। ठीक है, उस एक गलत शब्द को चुनिए। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो यानी, सूची और मनोनीत तीनों शब्द सही लिखा हुआ है। ठीक है, एक हमारा है सुदूर। ठीक है, सुदूर कैसा होता है, या इस प्रकार से होगा। ठीक है, सुदूर जो है इस प्रकार से होगा, स में छोटा ऊ का रहेगा और द में बड़ा ऊ का मात्रा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सुदूर जो शब्द है वही क्या है, गलत है। तो हमारा देखिए, आप प्रैक्टिस बार बार करते हैं वर्तनी के लिए, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप जो वर्तनी अशुद्ध दिए हैं उनको एक किनारे रख दीजिए, बिल्कुल अशुद्ध पर आप प्रयोग ना करें। आप केवल शुद्ध को ही लिख करके आपको प्रैक्टिस करना है। शुद्ध जो शब्द होंगे उन्हीं को आप बार बार लिखिए, उसमें आपके जो शुद्ध लेखन शैली है वो भी बदलेगा, और वर्तनी में जो अशुद्धियाँ पहचानने के लिए, शुद्धि पहचानने के लिए आता है, उस समय आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, वर्तनी में आपको केवल शुद्ध वर्तनी को ही लिखना है। ठीक है, चलिए अगला है मुख का विलोम शब्द। यहाँ पर विलोम शब्द से पूछा हुआ है। विलोम मतलब होता है जस्ट उसका उल्टा, आगे का पीछे, ऊपर का नीचे, इस प्रकार से इसके उल्टे जो शब्द होते हैं उनसे पूछा जाता है, वही कहलाता है विलोम शब्द। ठीक है, तो मुख, ठीक है, मुख का वाचाल होगा। ठीक है, मुख का क्या होगा, वाचाल होगा, यही हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, इस प्रकार के प्रश्न को मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो बहुत ही सरल होते हैं। ठीक है, आपको ध्यान केवल यही देना है कि इनमें से कौन सा जो शब्द है या वाक्य है उसकी पहचान आप कर पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, जिसका आशा न की गई हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जिसकी आशा न की गई हो, तो यहाँ पर जिसकी आशा न की गई हो उसको बोलते हैं अप्रत्याशित। ठीक है, क्या बोलते हैं, अप्रत्याशित। तो अप्रत्याशित में देखेंगे तो हमारा एक का किससे मैच हो रहा है, 3 नंबर से। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ए में तीसरा कौन है, बी ऑप्शन। यहाँ पर बी ऑप्शन में ए और 3 का मैच हो रहा है, इसलिए हमारा उत्तर बी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, आशा से अधिक में होता है आशातीत। ठीक है, आशातीत होता है। जहाँ पहुँचना असंभव हो उसको आगम कहते हैं। ठीक है, जहाँ पहुँचना असंभव है उसको अगम कहते हैं, और जहाँ पहुँचने में कठिनाई हो उसको कहते हैं दुर्गम। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा, बी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली एक भाषा है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्वी हिंदी
के अंतर्गत आने वाली एक भाषा है। ठीक है, हम जब भाषाओं का विकास क्रम पढ़ रहे थे तो उस समय हमने अपभ्रंश की बात की थी। अपभ्रंश में ही मैंने बताया था पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी के बारे में। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हम देखेंगे तो पूर्वी हिंदी में मुख्य रूप से अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो भाषा है वो पूर्वी हिंदी से विकास हुआ है। तो अब देखते हैं कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली जो भाषा है वो है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। हमारा ऑप्शन में क्या क्या दिया है? खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, अवधी है और भोजपुरी है। तो हमारा उत्तर कौन सा होगा? अवधी। ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत शामिल जो भाषा है वो है अवधी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि चंद्र शब्द किन ध्वनियों के मेल से बना है। यहाँ पर देखिए ध्वनि के मेल से संबंधित प्रश्न पूछा हुआ है। चंद्र, देखिए यहाँ पर आप जो ध्वनियाँ दिया है उनको आपको अलग अलग लिखने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए चंद्र में अगर आ या द्र की मात्रा नहीं होती तब यहाँ पर अंतिम में जो अस वर्ण आता है, ध्वनि आता है, उसको नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पर द्र है। ठीक है, यहाँ पर रारेफ है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर के जो अंतिम में जो काउंट है उसको भी काउंट हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा च और अ मिलकर के पूरा च बनता है। आधा न है तो आधा न का प्रयोग है। द और र मिलकर के द्र बना है और र जो है अ। ठीक है, द्र। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि जो शब्दांश किसी शब्द के साथ उसके आगे जुड़कर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। ठीक है, विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे क्या कहा जाता है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। जो शब्दांश किसी शब्द के साथ उसके आगे जुड़कर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है तब उसे हम क्या कहते हैं? ये प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, तो उपसर्ग, हमारा उत्तर क्या होगा? उपसर्ग होगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है या उसके अर्थ में विशेषता ला दी जाती है। ठीक है, उसके अर्थ में विशेषता लाती है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि उपसर्ग जो शब्द है वही क्या होगा? शब्दांश, शब्द के अंश। ठीक है, के आगे जुड़कर, प्रारंभ में जब जुड़ता है तब हम उसको उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय में बाद में जुड़ता है। वाच्य जो है क्रिया के रूप को बताता है और विशेषण जो है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर उपसर्ग हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने के पूर्व हिंदी भाषा की एक उपभाषा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली एक बोली थी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली एक बोली थी। इसके साथ पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अन्य 2 बोलियां भी शामिल थी। अन्य 2 बोलियां भी शामिल थी। वे 2 बोलियां कौन कौन सी थी? जिनसे छत्तीसगढ़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ी भी शामिल है। अभी पिछले जो प्रश्न है उसमें मैंने बताया था कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी को आपको याद रखना है। तो अवधी, बघेली, सीधा सीधा आपको ABC याद रखना है। अवधी, बघेली और C से छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो ABC आपको याद रखना है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। चलिए अगला है हमारा, अगला प्रश्न है कि सूची 1 में 4 तत्सम शब्द दिए हुए हैं। 4 क्या है? तत्सम शब्द दिए हुए हैं और उनके प्रचलित अर्थ दिए हुए हैं। ठीक है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर की पहचान करिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। सबसे पहला तो हम देख लेते हैं
इस सरस्वती माता को पकड़ लीजिए। सरस्वती माता क्या है? वीणा पाणी, सीधी सीधी बात है, वीणा पाणी। अब हमारा ऑप्शन ए और 4 किस में मैच कर रहा है? ए और 4 देख लेते हैं। ए और 4 का मैच, ए और 4 का मैच, ए है, ये है और इसमें 4 का मैच, तो देख लीजिए 4 ये, तो हमारा सी ऑप्शन, बाकी किसी में भी 4 ए में नहीं है, तो इसलिए हमारा उत्तर सी होगा। ठीक है, देख लेते हैं। दंड पाणी किसको बोलते हैं? यमराज को। दंड देने का कार्य किसका रहता है? यमराज का। ठीक है। वज्र पाणी, वज्र धारण कौन करता है? इंद्र जी करते हैं। और सारंग पाणी विष्णु जी को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा सरस्वती को आपको लेना है वीणा पाणी। ठीक है, पाणी मतलब जानते हो ना, हाथ, हाथ में क्या धारण किए हुए हैं? वीणा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ निवासी सुप्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर पूछा है कि विनोद कुमार शुक्ल के बारे में कुछ कहना चाहिए, डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं और इनमें से आपको पहचानना है, इन विकल्पों में से पहचानना है कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। इनका जन्म 1 जनवरी 1947 को राजनांदगांव जिले में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा इनका जो जन्म है 1 जनवरी 1947 नहीं है, 1937 है। 1937 में इनका जन्म राजनांदगांव जिले में हुआ है। ठीक है, दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास पर वर्ष 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस उपन्यास के लिए उनको 2002 में नहीं 1999 में ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, वह आदमी चला गया, वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वह आदमी चला आया लिखा है, तो यहाँ पर ये जो है गलत है, नया गरम कोट है वो। ठीक है, वो क्या है? नया गरम कोट है, तो यहाँ पर नया शब्द भी यहाँ से गोल है। ठीक है, और इनकी एक प्रसिद्ध काव्य कृति है, ये काव्य कृति है, लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंस उसके जो रचना दिए हुए हैं, कृति दिए हुए हैं, वो गलत दिया हुआ है, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है। अब हमें इनमें से सही चुनना है, बाकी 3 तो हमारे गलत हो गए, तो एक जो हमारा होगा, उन्होंने कृषि शास्त्र में MSc की डिग्री हासिल की है, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मुकुटधर पांडे ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के किस युग की प्रारंभिक आलोचना के द्वारा ख्याति हासिल की थी? ठीक है, इनको कहा गया है कि मुकुटधर पांडे जी ने हिंदी साहित्य के जो आधुनिक काल के युग है, उस युग में किस युग की जो आलोचना है उन्होंने की है, जिससे उसको ख्याति प्राप्त हुआ, उसको कहना चाहिए प्रसिद्धियाँ मिली, तो वो है आपका छायावाद। ठीक है, छायावादी कवि के रूप में इसको जाना जाता है, तो याद रखिएगा छायावाद इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसी SCF पेपर में दूसरा जो पोर्शन था छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित जो प्रश्न पूछे हुए हैं उन्हीं प्रश्नों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा सबसे पहला प्रश्न इसमें है, गौटिया शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? यहाँ पर देखेंगे कि गौटिया जो शब्द दिया है उस शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे गौटिया शब्द में प्रत्यय की बात करेंगे तो देखिए प्रत्यय कहाँ लगाया जाता है, तो शब्द के या शब्दांश के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, वही शब्द कहलाता है प्रत्यय। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए
हमने प्रत्यय जब पढ़ाया था तो प्रत्यय में बताया था कि प्रत्यय अगर हम अलग करते हैं, उनको संधि तोड़ते हैं, तो उनके दोनों के अर्थ हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो डी है, ऑप्शन डी, यह प्रत्यय यहाँ पर सही होगा। ठीक है, हमारा यह प्रत्यय इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, दूसरा, रातों रात में कौन सा समास है? जहाँ पर मैंने बताया था कि द्विरुक्ति जो भी शब्द आते हैं वो अव्ययी भाव समास होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा, वो रातों रात के लिए होगा। ठीक है, रातों रात में कौन सा समास है? तो याद रखिएगा, अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत है? ठीक है, कृदंत का अर्थ समझ रहे हैं। मैंने जब कृदंत और तद्धित प्रत्यय के बारे में मैंने पढ़ाया था तो कृदंत मतलब क्रियाओं पर लगने वाला जो प्रत्यय होता है वही कृदंत होता है, और संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पर जहाँ पर प्रत्यय लगाया जाता है उसको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो क्रिया पर लगा होगा, ठीक है, वही क्या होगा? कृदंत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, एति ओति कोई क्रिया होती है क्या? नहीं होती है। तुरंत भी कोई क्रिया नहीं है, बीच में कोई भी क्रिया नहीं है, अर्थात हमारा आंसर बहावत पानी, पानी बह रही है, तो पानी की क्रिया बताई रही है कि वो बह रहा है। ठीक है, तो बहावत पानी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पुनरुक्त धातु घरघरा किस लिए प्रयुक्त होता है? ठीक है, जो घरघरा शब्द है वो किस लिए प्रयुक्त होता है? पानी की धार की आवाज़, पानी की जो धार की आवाज़ होती है वो झरझर, झरने की आवाज़ की तरह झरझर होता है। ठीक है, झरना की ध्वनि भी झरझर होती है, इसमें कलकल होगा। ठीक है, कलकल होता है। पानी की जो आवाज़ होगी वो क्या होगा? कलकल। ठीक है, इसका होगा झरझर, झरने की पानी झंझल। ठीक है, नल के पानी की आवाज़, ठीक है, नल की पानी जो होती है वो तेज आवाज़ होती है और कहना चाहिए खोद खोद आवाज़ आती है। ठीक है, खोद खोद आवाज़। ठीक है, गले की आवाज़ जो होती है वो घरघरा होता है। गले की आवाज़ क्या होती है? घरघरा, इसलिए हमारा उत्तर डी होगा। ठीक है, घरघरा जो आवाज़ होगा वो डी होगा। ठीक है, खड्डा, खड्डा का अर्थ होता है, यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है पुट्ठा, गड्ढा, कागज और चाक। ठीक है, आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर चाक लिया है। ठीक है, लेकिन गड्ढा का हो सकता है, खड्डा का गड्ढा भी हो सकता है। ठीक है, इसका प्रश्न का उत्तर, लेकिन आयोग ने चाक लिया है तो हमारा उत्तर चाक ही होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए यहाँ पर खर्रा किसे कहते हैं? ठीक है, खर्रा जो शब्द होता है वो किसके लिए होता है? ठीक है, तो यहाँ पर भी प्रश्न का उत्तर चिट्ठी लिया गया है आयोग के द्वारा। ठीक है, लेकिन कुछ किताबों में इसका बेमतलब होना चाहिए। ठीक है, इसका उत्तर क्या होना चाहिए? बेमतलब होना चाहिए खर्रा का। खर्रा जो बातें करते हैं, ठीक है, वो बेमतलब की बातें होती है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर बेमतलब भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर चिट्ठी लिया हुआ है। ठीक है, तो चिट्ठी को ही हम अभी आंसर मानकर चलते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ के देशज शब्द अक्रश का अर्थ क्या है? अक्रश मतलब होता है पहली बारिश का पानी। ठीक है, जब पानी जब गिरता है उस समय खेतों की जुताई करते हैं किसान। अक्रश जुताई से जो खेतों में जो खरपतवार होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए अक्रश जुताई होता है। अक्रश मतलब होता है पानी गिरना। ठीक है, पानी गिरना। देखिए अंतिम वर्षा यहाँ पर उत्तर लिया गया है, तो अंतिम वर्ष क्यों लिया गया है? कि जो हमारा वर्ष है, या कहना चाहिए हमारा माह का जो दिन है वो चैत से स्टार्ट होता है। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पुष, माघ, फागुन। ठीक है, तो जब अंतिम वर्षा का है
तो इसका फागुन के बाद जैसे ही पानी गिरता है, ठीक है, ठीक है, चैत जैसे ही प्रारंभ होने वाला रहता है, उस समय जब पानी गिरता है तब उस वक्त के जो पानी को अंतिम वर्षा कहा जाता है। और उसी समय जब बारिश होती है तो किसान अपनी खेतों की अक्रस जुताई करता है, ठीक है, क्या करता है, अक्रस जुताई, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। हुंडरा, ठीक है, हुंडरा किसे कहा गया है, ठीक है, हुंडरा, तो देखिए हुंडरा लोमड़ी को क्या कहते हैं, लोमड़ी को क्या कहा जाता है, लोमड़ी को क्या कहा जाता है, खोर्री, ठीक है, लोमड़ी को खोंडरी कहा जाता है। हिरन, हिरन को कोटरी भी कहते हैं, ठीक है, हिरन को कोटरी, ठीक है। भैंसा को भैंसा ही बोलते हैं, भैंसा, ठीक है। और भेड़िया को बोला जाता है हुंडरा, ठीक है, ठीक है। हुंडरा किसको, भेड़िया को बोला जाता है। याद रखिएगा, भेड़िया शब्द के लिए हुंडरा का प्रयोग करते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ी में, ठीक है। हिरन के लिए कोटरी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लोमड़ी के लिए, ठीक है, हुंडरा, सॉरी, लोमड़ी के लिए खोंडरी, ठीक है, खोंडरी भी कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए अगला शब्द है भंदई। शब्द किस भारतीय भाषा से आया है, ठीक है। भंदई के बारे में सभी जानते हैं कि भंदई एक प्रकार का चमड़े का जो जूता होता है, चप्पल होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, भंदई कहते हैं, ठीक है। इस शब्द का जो भारतीय भाषा से आया है वो है गोंडी, ठीक है, आपको याद रखना है गोंडी। चलिए छत्तीसगढ़ में अनेक शब्द के लिए एक शब्द लिखे हैं, ठीक है, अनेक शब्द दिए हुए हैं, उनके एक शब्द आपको बताने हैं। खेत में पानी आए जाए के द्वार, खेत में जो पानी आता है और वो जो जाता है, ठीक है। मान लीजिए हमारा ये खेत है, ठीक है, तो खेत के आने की जगह ये है और जाने की जगह ये है, ठीक है। तो यहाँ से पानी प्रवेश कर रहा है और यहाँ से पानी बाहर हो रहा है, तो ये जो होता है उसी को मुही कहते हैं, मुही, ठीक है, मुहटा बोलते हैं, मुही बोलते हैं। तो हमारा जो मुहाटी और मुहटा जो है वही हमारा सही उत्तर होगा। खाले मतलब होता है नीचे, इस खेत के जो नीचे में अगर एक और खेत है तो इसको हम खाले बोलेंगे। मेड़, इस खेत में जाने के लिए चारों तरफ जो मेड़ लगा रहता है, मेड़ बना रहता है, उसको हम कहते हैं, जो रास्ता है यही मेड़ है, खेत के चारों ओर जो रास्ता है वही मेड़ है, ठीक है। पंखा, ठीक है, पंखा का शब्द याद रखना है आपको। चलिए झुलझुला का मतलब है रात का अंधेरा, जैसे ही शाम होने वाला रहता है और उस शाम जैसे ही ढलता है उसके बाद जब संझौती के बेरी जैसा बोलते हैं ना, तो उसके बाद जैसे ही 6 से 7 बजता है तो 7 बजे के बाद जो समय होता है उसको हम लोग कहते हैं रात का अंधेरा, ठीक है। झुलझुला के लिए रात का अंधेरा होगा। भोर का अंधेरा, ठीक है, सुबह सुबह तो बिहनिया बोलते हैं, ठीक है। सुबह जो कहना चाहिए भोर जब उगता है, सूर्य उगता है, उससे पूर्व कुछ समय अंधेरा रहता है, तो उस समय का जो वक्त होता है उसको बोला जाता है झुलझुला, सॉरी बिहनिया, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, बिहनिया कहते हैं, ठीक है। सूर्यास्त के बाद का अंधेरा, ठीक है, जब सूर्यास्त होता है उसके बाद का अंधेरा संझौती, ठीक है, संझौती कहते हैं उसको। झूला झूलने वाला तो होगा ही नहीं, तो हमारा उत्तर होगा रात का अंधेरा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि हौहाना, हौहाना का अर्थ है, ठीक है, हाँ कहना, हो कहना, खींच कर चिल्लाना, हाँ या ना कहना। तो हाँ और या तो होगा ही नहीं, ठीक है, खींच कर चिल्लाना होगा, क्योंकि बोलते हैं जब कोई आवाज़ देता है आना रे, तब हम बोलते हैं नहीं, ठीक है, हम रात हो गए ऐसे करके बोलते हैं, तब यहाँ पर खींच कर जो चिल्लाना होगा वही आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्पादन का चौथा भाग लेकर काम करने वाले नौकर को
छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं। ठीक है, देखिए बनिहार, दरोगा, कमियां और सहूजिया। ठीक है, सहूजिया इसमें लिया गया है उत्तर। ठीक है, बनिहार, बनिहार पूरे दिन की बनी लेकर के वो कार्य करता है। ठीक है, ना कि उत्पादन में हिस्सा। ठीक है, दरोगा उस जो हिस्सेदार है वो वसूली करता है। जब बनिहार मिल करके एक ग्रुप बना करके जब किसी किसान के यहाँ कार्य करता है, तब उस किसान के पास वो क्या करता है, वो दरोगा जाता है और जितने भी मजदूर रहते हैं उनकी मजदूरी को वो वसूल करके लाता है और आपस में फिर बांटता है, वो होता है दरोगा। कमियां, कमियां मतलब होता है कुछ समय के लिए काम करने के लिए आता है। ठीक है, जैसे कि घर में देखेंगे तो थोड़ा सा जैसे कोई काम, जैसे एक किसान के यहाँ कोई कमियां, काम करने वाला लगा है, तो कमियां जो होता है वो 12 माह काम करता है उसके पास। ठीक है, 12 माह काम करता है और उसको उस काम के बदले में उसकी मजदूरी दी जाती है। ठीक है, ना कि उत्पादन में हिस्सा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। सहूजिया, सहूजिया जो होता है वही होता है उत्पादन का चौथा भाग लेकर के उसका कार्य करता है वो। ठीक है, तो सहूजिया हमारा उत्तर सही होगा। ठीक है, चलिए चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि छत्तीसगढ़ी संस्कार गीत के लेखक का नाम बताइए। ठीक है, छत्तीसगढ़ी जो संस्कार गीत है, ठीक है, छत्तीसगढ़ी जो संस्कार गीत है, जैसे विवाह गीत हो गया, तो उस प्रकार के जो संस्कार गीत लिखे हैं वो है पीसी लाल यादव। ठीक है, पीसी लाल यादव के बारे में आपको जानना है। ठीक है, कालिदास मेघदूतम छत्तीसगढ़, मेघदूत का छत्तीसगढ़ी अनुवाद करने वाले साहित्यकार का नाम बताना है। ठीक है, यहाँ पर दिया है कि जो कालिदास की रचना है मेघदूत। ठीक है, मेघदूत की रचना इन्होंने कहाँ पर किया था, आपको याद होगा, रामगढ़ की पहाड़ी पर। ठीक है, तो वहाँ पर जब ये कालिदास ने मेघदूत की रचना की तो छत्तीसगढ़ का ऐसा एक साहित्यकार था जिन्होंने एक छत्तीसगढ़ी में इसका अनुवाद किया है। ठीक है, तो वो है हमारा मुकुटधर पांडे जी। ठीक है, याद रखिएगा, मुकुटधर पांडे ने ही मेघदूत का छत्तीसगढ़ी में क्या किया है, अनुवाद किया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं छत्तीसगढ़ के पूर्वी भाग में बोली जाने वाली छत्तीसगढ़ी कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर पूछा है कि छत्तीसगढ़ के जो पूर्वी भाग है में बोली जाने वाली छत्तीसगढ़ी जो बोली है वो कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा छत्तीसगढ़ है, ठीक है, यहाँ उत्तर, देखिए उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ठीक है, उत्तर, दक्षिण और पूरब और पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये पश्चिम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पूर्वी भाग के बारे में पूछा है, मतलब ये वाला जो एरिया है उसके बारे में पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्वी भाग में हमारा देखेंगे तो हल्बी, सॉरी लरिया, पूर्वी भाग में लरिया बोली का प्रभाव है। ठीक है, लरिया बोली का प्रभाव है। उत्तर में देखेंगे तो सरगुजिया। ठीक है, दक्षिण में हल्बी का है और पश्चिम में जो है वो है खलटाई का। तो याद रखिएगा, ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो हमारा जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा, लरिया होगा। कौन सा होगा, लरिया होगा। ठीक है, तो ये जो प्रश्न जो पूछे हुए थे उन प्रश्नों पर हमने अभी चर्चा किए हुए, इनका एनालिसिस हमने किए हैं। आगे और भी इनके वीडियो जो CGS का है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी आज की क्लास यहीं तक।